हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ स्वीटी हेयर। तो आज फिर हम फाइनल एडजस्टमेंट का टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करेंगे और ये आज आपकी एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें मैंने टोटल 9 एडजस्टमेंट डिस्कस करी हैं। तो फर्स्ट है आपकी इंटरेस्ट लोन पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड मतलब आपने बैंक से कोई लोन लिया है फॉर द बिजनेस यूजेस के लिए। तो कई बार ना इसको हिडन एडजस्टमेंट में भी आता है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे 6% बैंक लोन लिखा और साथ में आपको डेट मेंशन होगी किस दिन आपने लोन लिया, तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया इन ट्रायल बैलेंस कि आपको 6% बैंक लोन गिवन है और लोन की अमाउंट जो है वो आपकी 1 लाख है। तो और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने ड्यूरिंग द ईयर जो पे किया है वो है 3000। और एडजस्टमेंट में आपको लिखा है कि बैंक लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2019 और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020। मतलब आप लोन लेने के 9 मंथ के बाद आपका जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर वर्किंग नोट में 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो 1 लाख के ऊपर 6% रेट यहाँ से लिया और 9 मंथ मैंने 1 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट किए 9/12। तो आपका इंटरेस्ट रेट आया 4500। तो आपने क्योंकि 4500 इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि आपको पे करना है एज ए एक्सपेंस है, तो P&L में आपने टू इंटरेस्ट ऑन लोन डालना है 4500 का। तो 4500 का लोन एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन 4500 का, लेकिन आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कितना कर दिया 3000। मतलब 3000 की पेमेंट हो चुकी है और 4500 पूरा देना था। तो 1500 स्टिल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 4500 आपका ऐसे आया, 3000 आपने पे कर दिया, 1500 आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अभी पे करने के लिए रहता है। तो ये हो गया आपकी P&L में इसकी एडजस्टमेंट। दूसरा है बैलेंस शीट में कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है बैंक लोन जो है एक लायबिलिटी है। तो 1 लाख का बैंक लोन लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपने 1500 कैलकुलेट किया था वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड की एडजस्टमेंट। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव। जैसे आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो तो उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। तो सेम ही एग्जांपल लिया, वैसे मैंने 6% इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ये डेबिट साइड पे है और एडजस्टमेंट में बताया कि ये 1 जुलाई 2019 को आपने लिया है। तो फिर वही है 31 मार्च को अगर क्लोज हो रहा है और 1 जुलाई को पिछले साल 1 जुलाई 2019 में ली थी तो 9 मंथ का आपका इंटरेस्ट बनेगा जो 50,000 के ऊपर रेट ये रहा 6% कैलकुलेट किया था और 2250 की वैल्यू आ गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट कंसीडर हो जाएगा क्योंकि अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि ये इनकम है इस वजह से क्रेडिट साइड पे आई है। और बैलेंस शीट में आपकी 6% इन्वेस्टमेंट है 50,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2250, क्योंकि ये स्टिल अभी पेंडिंग है और अक्रूड की 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो आपने ऐड करके 5250 की वैल्यूज आ गई आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव की एडजस्टमेंट। उसके अलावा कई बार थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट भी होती हैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में हो सकती हैं। सन्डी डेटर्स इंक्लूडिंग मिस्टर बी डिसऑनर बिल ₹1000 की आपके जो डेटर की लिस्ट है जो कि 62,000 के बिल है, 62,000 के डेटर है, उसमें से मिस्टर बी का एक बिल जो है वो डिसऑनर हो गया और उसकी अमाउंट है 1000 की। और एडजस्टमेंट में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि राइट ऑफ कर दो मिस्टर बी के हाफ ऑफ द मिस्टर बी बिल डिसऑनर एंड क्रिएट अ रिजर्व 5% ऑन द सन्डी डेटर्स डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि 62,000 के आपके डेटर है जिसमें से 1000 का बिल मिस्टर बी का जो डिसऑनर हो रहा है और मिस्टर वी का जो बिल है वो हाफ जो है वो राइट ऑफ हो रहा है और आपने एक प्रोविज़न क्रिएट करना है डेटर के ऊपर। तो पहले मिस्टर बी से शुरू करते हैं। मिस्टर बी का बिल है 1000 का जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा हाफ ऑफ द बिल राइट ऑफ, तो हाफ ऑफ का बिल तो बैड डेट्स बन गया तो बाकी जो 500 बचे वो आपके गुड डेट्स बन गए। ठीक है, तो ये आपके जो हाफ ऑफ द बिल है ये जो राइट ऑफ हो रहे हैं उनको हम न्यू बैड डेट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। और सेकंड आपने प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी प्रोविज़न क्रिएट होता है वो होता है डाउटफुल डेट्स के ऊपर। किसके ऊपर होता है? डाउटफुल डेट्स के ऊपर। लेकिन हमें पहले ही पता है कि मिस्टर बी का बिल जो है आधा बैड डेट्स में कन्वर्ट होने वाला आधा मिलने वाला, तो वो डाउटफुल तो रहे नहीं, इस वजह से यहाँ पे पूरा 1000 आपका लेस हो गया। तो 61,000 के ऊपर 5% क्रिएट करके 3050 का प्रोविज़न आ गया। तो न्यू प्रोविज़न आपका 3050 का और न्यू बैड डेट्स आपके 500 के जो मिस्टर बिल के बी के बिल के हाफ को रिटर्न ऑफ करने के बाद आए हैं। ठीक है,
बस एक ही पॉइंट इसमें खास है कि आपने जब प्रोविज़न क्रिएट करना है तो आपने जो बिल दिस ऑन ऑर्डर है उसकी पूरी अमाउंट को लेस करना होता है, क्योंकि हमें प्रोविज़न डाउटफुल के ऊपर क्रिएट करना होता है, जो हमें कंफर्म ही है उसके ऊपर तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, इस वजह से पूरी अमाउंट माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में है आपका P&L में ये 400, ट्रायल बैलेंस में आपको 400 का दिया हुआ है और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम 300 पर एनम पेड अप टू 30 सितंबर 2020, ठीक है। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 31 मार्च 2020 को कंप्लीट हो गया, लेकिन जो प्रीमियम है वो 30 सितंबर तक पे हुआ। मतलब अगर मैं मार्च से लेके मार्च को तो 31 मार्च मतलब अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक काउंट करूँ तो 6 मंथ आपने प्रीपेड कर दिया, तो इसको बोलेंगे प्री पेड इंश्योरेंस। कितना 300 की अमाउंट है जो एक्स्ट्रा पे हुई है, मतलब 30 सितंबर तक पे हुई है, तो 6 मंथ का ये पूरे 12 महीनों की, तो 6 मंथ के लिए की होंगी क्योंकि 6 मंथ का प्रीपेड है, तो वो आई है आपकी 150 रुपीज़। तो आपने कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जब इंश्योरेंस ये 400 की अमाउंट डाली उसमें से आपने प्रीपेड इंश्योरेंस 150 के लेस कर देने हैं, तो नेट अमाउंट 250 आप बाहर डालोगे P&L में। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो हमें पता ही है कि जब भी कोई प्रीपेड होते हैं उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो मैंने आपको P&L में बता दिया, दूसरी आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रीपेड है तो ये एसेट है, जो मैं हम डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस फॉर वेजेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड दिस फॉर द मार्च 2002 हैज़ नॉट बीन पेड। आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिए 33,000 की और आपको एक लाइन लिखी पड़ी है कि हर महीने एक जैसी ही सैलरी पे करनी है और मार्च की सैलरी अभी भी पे नहीं हुई है। इसका मतलब ये जो 30,000 है ये 11 मंथ की सैलरी, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड में हमारे 12 महीने होते हैं, तो ये 11 मंथ की सैलरी, तो पर मंथ सैलरी आई आपकी 3,000, मतलब हर महीने आप 3,000 सैलरी पे करने वाले हो। तो वेजेस में आपने 33,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि मार्च की सैलरी कितनी आएगी, क्योंकि हर महीने 3,000 पे हो रहा है, तो मार्च की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी 3,000, तो वो ऐड कर दिया 33,000 का आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट आएंगे, वेजेस है तो एक ट्रेडिंग में चला जाएगा, दूसरा आपका बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी है तो 3,000 की लायबिलिटी आ गई। तो ये आपका 5th पॉइंट कवर करती है। नेक्स्ट है एसेट सोल्ड बट ट्रीटेड एज अ सेल। तो हमें पता है कोई भी अगर रियल एसेट मतलब रियल में काउंट होती है, एसेट सोल्ड होती है, तो वो सेल में कंसिडर नहीं होती। तो ट्रेडिंग में सेल जब डालते हैं तो उसमें से एसेट सोल्ड है तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने गलती से इंक्लूड करा था, और बैलेंस शीट में जो एसेट एक्चुअल में सोल्ड हुई उस एसेट में से लेस हो जाएगी, तो नेट अमाउंट ऑफ एसेट आ जाएगी, ठीक है। मतलब 2 इफेक्ट पड़े, एक ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में सेल को रिड्यूस किया और एसेट को रिड्यूस कर दिया रिस्पेक्टिवली, जिसमें से वो सोल्ड हुई है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज बट इन ट्रांजिट, मतलब परचेज तो हो ही गई है तो आपकी बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ने वाला है। क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपने गुड्स परचेज कर ली हैं, और दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट करके आप बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो कर दोगे अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। नेक्स्ट है 8 गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर। सोल्ड तो हो ही गई हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेम क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे हम बैलेंस शीट में। मतलब 2 इफेक्ट पड़े, एक ट्रेडिंग में जिसमें क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो गया, दूसरा बैलेंस शीट में जिसमें भी क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो गया। और लास्ट आपका 9th, ये मोस्टली बीकॉम के पेपर्स में मैंने बहुत बार रिवाइज देखी है। तो रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द डेटर। था रेंट लेकिन आपने डेटर की लिस्ट में इनको इंक्लूड कर दिया, तो रेंट कहाँ आता है P&L में, वहाँ पे डाल दिया, और डेटर में से आपने इसको लेस कर दिया क्योंकि रॉन्गली एंटर इन द डेटर लिस्ट, तो यहाँ से लेस हो जाएगा। जो भी प्रोविजन क्रिएट करने हैं उससे पहले आपने रेंट को लेस कर देना है। तो ये थी आपकी फुल फ्लेज एडजस्टमेंट्स। आज इसका टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब।